नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सेक्शन 88 में आपको समझा चुका। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस? द ऑब्जेक्ट क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइलिंग एन इंटरप्रेटर सूट इज टू गेट क्लेम्स ऑफ राइवल डिफेंडेंट्स एडजुडिकेटेड। जो राइवल क्लेम्स हैं, डिफेंडेंट्स हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं उनके जो राइवल क्लेम्स हैं, हर एक डिफेंडेंट कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, दिस कैश बिलोंग्स टू मी, A is claiming, B is claiming, C is claiming. तो these are the rival claims of A, B and C. तो adjudication of those claims, भी इनके क्लेम का फॉर एन परमानेंटली सॉल्यूशन निकल जाए कि किसको पैसा मिलना चाहिए, किसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रेटर सूट। कर लेंगे। अब मेंस में आपको ऐसे लिखना है। मेंस में पहले आप मीनिंग लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सही है, और फिर क्या लिखेंगे? कंडीशंस, कि व्हेन टू फाइल एक इंटरप्रेटर सूट व्हाट कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। तो बिफोर एन इंटरप्रेटर सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, देयर मस्ट बी सम डेट, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन हो गई। ये क्या है? झगड़े की जड़ है कि नहीं? पहले जड़ होनी, झगड़े की जड़ होनी चाहिए। वो पैसा हो सकता है, कर्ज हो सकता है। कर्ज मतलब यहां पर कि जो मैंने किसी को कर्ज दिया हो, पिता ने किसी को कर्ज दिया हो और उसकी वसूली होनी है अब, ठीक है ना, मेरे लिए प्रॉपर्टी हो गई वो। सम डेट, सम ऑफ मनी होना चाहिए या कोई प्रॉपर्टी हो। आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 2 और पर्सन्स मस्ट बी क्लेमिंग इट। 2 या 2 से अधिक लोग उसको क्लेम कर रहे हो एक दूसरे के विरुद्ध, एडवर्सली टू वन अनदर, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम होम सच डेट मनी और प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड। जिस व्यक्ति से वो क्लेम की जा रही है प्रॉपर्टी, यानी कि बैंक हमारे उदाहरण में, मस्ट नॉट बी क्लेमिंग इंटरेस्ट देयर इन। वो उस प्रॉपर्टी में कोई क्लेम, कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा हो, कि मेरा कोई हित नहीं है, लेकिन कौन सा? अदर देन द चार्जेस एंड कॉस्ट्स, ठीक है। सेकेंडली, एंड ही मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू पे और डिलीवर टू द राइटफुल क्लेमेंट। और वो तैयार हो, इच्छित हो कि जो भी कोई इसका सही अधिकारी है, मैं उसको ये प्रॉपर्टी या मनी दे दूंगा। ये कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन से निकली है, देयर मस्ट बी नो सूट पेंडिंग वेयर इन राइट्स ऑफ राइवल क्लेमेंट्स कैन बी प्रॉपरली एडजुडिकेटेड। कोई भी सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स अलाउड नहीं है।
जब ऑलरेडी एक सूट है पेंडिंग जिसमें उन भाइयों का क्लेम सेटल हो सकता है, देन व्हाई नेक्स्ट सूट, फिर क्यों इंटरप्रेटर सूट? तो यहां से प्लिम से क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी फाइल्ड व्हेन देयर इज ऑलरेडी ए सूट पेंडिंग। समझे नहीं समझे? तो जो प्लिम्स में आपसे पूछेगा सेक्शन इंटरप्रेटर सूट के लिए, आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर, आपसे उन कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग एन इंटरप्रेटर सूट। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है यहां से आपका बनता है प्लिम से क्वेश्चंस, और इनको अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका मेंस का क्वेश्चन। तो दीज आर दी कंडीशंस कि व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग एन इंटरप्रेटर सूट। तो पहले क्या करा हमने, मीनिंग, पहला पॉइंट आया मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर सूट, सेकंड पॉइंट आया ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रेटर सूट, एंड थर्ड पॉइंट आया कंडीशंस टू फाइल द इंटरप्रेटर सूट। कर लेंगे ये तीन बातें। नेक्स्ट, हु में फाइल, वही बात है, अलग अलग हेडिंग से समझाना है बस मेंस में आपको। हु में फाइल, ए पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट लाइक इन बैंक, है नहीं, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज रेडी टू डिलीवर और पे। नेक्स्ट, हु कैन नॉट फाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से प्लिम से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे। रूल 5, रूल 5 में ये लिखा हुआ है, यहां से कई बार प्लिम से क्वेश्चन आता है। हु कैन नॉट फाइल द इंटरप्रेटर सूट, एन एजेंट कैन नॉट सू हिज प्रिंसिपल और ए टेनेंट हिज लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड। अब समझ लीजिए क्यों। मान लीजिए मैं इस प्रीमाइसिस में टेनेंट हूं, मैं इस प्रीमाइस में टेनेंट हूं, और आप कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, और जिसको मैं मकान मालिक समझ रहा था अभी तक वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है। आई एम द टेनेंट एंड देर आर 3 persons who are claiming this property, including my landlord, to whom I am supposing that he is the landlord. तो अकॉर्डिंग टू रूल 5 आई कैन नॉट ब्रिंग इंटरप्रेटर सूट। मैं ये नहीं कह सकता कि जी इन तीनों में कौन होगा मालिक। भैया मैं माई कैपेसिटी ऑफ टेनेंट, टेनेंट का मतलब है आई विल हैव टू सपोज आई एम ए लेसी हेयर, ही इज ए लेसर, है ना। आई विल हैव टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड विल सी आउट कि हु इज द रियल ओनर। जो झगड़ा करना है लैंडलॉर्ड से कीजिए आप। आई एम नोबडी टू ब्रिंग द इंटरप्रेटर सूट। आप समझ रहे हैं इस बात को। सेम थिंग इज विद एजेंट। एजेंट के पास, एजेंट कलेक्टेड मनी ऑन माई बिहाफ, सपोज ऑन माई बिहाफ माई एजेंट सिटिंग आउटसाइड कलेक्टेड सम फीस फ्रॉम यू। नाउ देर आर सम क्रेडिटर्स, दे अप्रोच अस, कहते भी हमें पेमेंट चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए। अब मेरा स्टाफ ही कहे कि जी बताओ किसे किसे कितने पैसे देने हैं, तो हु आर यू, यू गिव मनी टू मी, आई विल सी माई सेल्फ। यू कैन नॉट ब्रिंग इंटरप्रेटर सूट। तो एजेंट एंड टेनेंट कैन नॉट ब्रिंग दी इंटरप्रेटर सूट, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस रूल 5। एंड प्लीज इस केस में आपको रूल संख्या भी याद रखनी पड़ेगी। इट इज ऑर्डर 35 रूल 5 विच सेज एजेंट, an agent cannot sue his principal or a tenant his landlord for the purpose of compelling them to interplead with persons other than persons claiming through such principals or landlords. ठीक है। Now what is the procedure for this? Please see the order 35 rule 1 to 4. What is the procedure? हम फाइल कैसे करेंगे। अभी तक हम समझ गए यहाँ पर इंटरप्रेटर का मीनिंग समझ में आ गया, कौन फाइल करेगा, क्यों फाइल करेगा, कौन फाइल नहीं कर सकता, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, फाइल करेंगे तो करेंगे कैसे, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द। देखिए क्या है, 35 lays down the procedure for interpreter suits. In every interpreter suit, in addition to other statements, the plaintiff must state. देखिए एक स्टेटमेंट था सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट में रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ नोटिस, था नहीं था स्टेटमेंट, एक एडिशनल स्टेटमेंट था। ऐसे ही यहां पर एक एडिशनल स्टेटमेंट होगा। इंटरप्रेटर सूट्स में एक स्टेटमेंट दिया जाना जरूरी है। क्या?
दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट, प्लेंटिफ का इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन द चार्जेस एंड कॉस्ट्स। ये समझते हैं ना, चार्जेस एंड कॉस्ट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, रेज हैंड, बस ठीक है। तो इन प्लेंटिफ हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन द चार्जेस एंड कॉस्ट, ठीक है। द क्लेम्स हैव बीन मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली एंड देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सही है, डिफेंडेंट्स एक दूसरे के विरुद्ध क्लेम कर रहे हैं और मेरा किसी भी डिफेंडेंट के साथ में कोई कोलिजन, कोई मेल मिलाप नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट इन ए इंटरप्लीडर सूट, अदरवाइज इंटरप्लीडर सूट की नेचर समझ में नहीं आएगी कि वेदर दिस इज इंटरप्लीडर सूट और नॉट। तो देयर मस्ट बी वन स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड स्पेसिफिकली कि एज ए प्लेंटिफ आई हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी, I have interest to the extent only my costs, my charges upon the property. So who are the claiming? These defendants have the rival claims and I have no collision with any of the defendants. समझ में आता ही नहीं है ये? तो this statement should be there. Next, what should be there? ये filing होगी with this statement. The court may order the plaintiff to deposit the amount or place the property in the custody of the court. कोर्ट प्लेंटिफ से ये कह सकती है कि जी ठीक है, आपके पास जो 10 करोड़ रुपया है या जो प्रॉपर्टी है, प्लीज हैंड ओवर दैट प्रॉपर्टी टू आवर कस्टडी। देखिए मेरे एग्जांपल में आई हैव टेकन द बैंक, इट मे बी सम प्राइवेट पर्सन एज वेल, जरूर नहीं हर मामले में बैंक ही हो, इट मे बी एनीवन। सपोज कीजिए देयर में भी इंस्टेंस एक ओल्ड कपल इज गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, आपको 10 लाख रुपए दे जाएं वो कि बेटा 10 लाख रुपए रख लो, हम यात्रा पर जा रहे हैं, और वहां टैं बोल गए, सही है। अब उनके पुत्र पुत्रियां कह रहे हैं कि 10 लाख दो, नाउ दैट सम ऑफ मनी इज इन योर कस्टडी, तो यू ऑल्सो कैन फाइल द इंटरप्रेटर सूट। बैंक को उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि वो आप लोग इजिली समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कई बार हटाने के लिए। तो दिस इज दी नाउ, तो पहली डेट में कोर्ट ये कह सकती है कि डोंट कीप दिस मनी विद यू, यू डिपॉजिट द मनी इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट और यू सरेंडर द प्रॉपर्टी। कार किसको देनी है सर, कार की चाबी लिए घूम रहा हूं मैं, ओके डिपॉजिट विद द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट द अमाउंट और प्लेस द प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। समझे आप? अगर यहां तक समझ गए तो रेज हैंड प्लीज, ठीक है। एंड प्रोवाइड कॉस्ट इंक्योर्ड बाय हिम, और उससे प्रॉपर्टी रखवा के कि भाई तेरा जो खर्चा हुआ है जो तेरा तुल्य ऊर्जा, समझे नहीं समझे? तो ये हो सकता है, कोर्ट ऐसा कर सकती है। इस प्रोविजन के द्वारा समझाता हूं इनके उसमें क्या है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट द अमाउंट और प्लेस द प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। ये बात तो समझ में आ गई आपको कि पैसे रख दो, प्रॉपर्टी मेरे कस्टडी दो। अब मेरा क्या, एज ए प्लेंटिफ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड प्रोवाइड कॉस्ट इंक्योर्ड बाय हिम बाय गिविंग ही ए चार्ज ऑन द थिंग क्लेम्ड, कि जो आप मतलब सपोज कीजिए आपने यू ओ 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज विल बी ए चार्ज अपॉन दैट प्रॉपर्टी वेन एवर इट विल बी डिस्बर्स्ड, योर अमाउंट विल बी गिवन फर्स्ट टू यू। So it all depends upon the circumstances, what is the nature of the court, what is the, suppose it is a bank charges, legally provable है, 10 lakh rupees minus bank charges may be given to that. So there is no strict formula कि कोर्ट क्या करेगी, there is a provision कि plaintiff may be discharged in the early stage, कि भाई तुम जाओ। plaintiff का काम क्या था कि जिसकी अमानत है उसको मिल जाए, सिंपल सी बात यह है, और मुझे मेरा खर्चा मिल जाए। तो कोर्ट ने मेरा खर्चा दिलवा दिया, अभी नहीं दे सकती कोर्ट, भैया बाद में मिल जाएगा, तो इतने पैसे मिलेंगे बाद में, और प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज के रूप में रहेगा ये। नेक्स्ट, एट द फर्स्ट हियरिंग, रूल 4,
At the first hearing, the court may declare the plaintiff is discharged from all liability. देखा, पहली हियरिंग में कोर्ट क्या कह सकती है कि प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी, तुम सारे उत्तरदायित्वों से निर्मुक्त हुए, अब मुक्त हुए, नो लायबिलिटी नाउ, एंड अवॉर्ड हिम कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट. आया सर मैडम? नहीं, इट कैन हैपन इन द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ कि आपके जितना खर्चा हुआ ये रहा, आपकी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में, भाई साहब नमस्ते, अब जिनमें झगड़ा है ये लड़ते रहेंगे और हम संभालते रहेंगे इनको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सही, ये वाली बात है. ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल द कोर्ट मे ऑल्सो एडजुडिकेट द टाइटल टू द थिंग क्लेम्ड. जिसके टाइटल को क्लेम किया जा रहा है, एविडेंस दिखाएंगे राइवल डिफेंडेंट्स कि मेरे हित में ये, मेरे हित में ये, तो कोर्ट उसको डिसाइड कर देगी. और वेयर इट इज नॉट पॉसिबल द कोर्ट में डायरेक्ट एन इशू और इश्यूज बिटवीन द पार्टी बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड. अगर पहली हियरिंग पर एविडेंस मिल रहा है ऐसा कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, तो वहीं डिसाइड करेंगे. और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन जो जैसे ऑर्डनरी सूट चलता है, इश्यूज विल बी फ्रेम्ड एंड ट्रायल विल बिगिन इन दिस केस. समझे? आगे, वन ऑफ द क्लेमेंट्स बी मेड ए प्लेंटिफ इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ हु वाज द प्लेंटिफ? इन माय एग्जांपल बैंक. अगर बैंक को आपने डिस्चार्ज कर दिया पहली हियरिंग में, देन देयर इज नो प्लेंटिफ. तो वन ऑफ द डिफेंडेंट्स बी मेड नाउ प्लेंटिफ. यह भी हो सकता है कि अब इफ यू आर नॉट डिस्चार्जिंग द ओरिजिनल प्लेंटिफ, देन इन एडिशन वन ऑफ द डिफेंडेंट्स मे बी मेड प्लेंटिफ. क्यों? जब ओरिजिनल प्लेंटिफ का तो इंटरेस्ट नहीं है, वो केस को क्यों बढ़ाएगा आगे को? तो जो क्लेमेंट्स हैं, जो एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं, दे शुड बी द रियल पार्टीज. तो वन ऑफ द डिफेंडेंट्स मे बी मेड प्लेंटिफ इन ल्यू और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ, एंड द सूट शैल प्रोसीड इन एन ऑर्डिनरी मैनर. फिर जैसे सामान्य केस चलते हैं वैसे ही केस आगे चलेगा. पार्टीज हो गई अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट. बस आ गई. ये कुछ प्रोविजंस है. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. अपील, एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट, dismissing the interpreter suit filed by the plaintiff is a decree. If the suit is dismissed, it will amount to decree. It means appeal can be filed against such order. Likewise, an adjudication upon the claims of defendants is also appealable as decree. अब समझ लीजिए क्या ये जो इंटरप्रेटर सूट फाइल हुआ, इसमें जब ऑर्डर आएगा कोर्ट का, दैट विल अमाउंट टू डिक्री. और दोनों ही पक्षकार एग्रीड पार्टीज में गो इन अपील. ए डिसीजन अंडर रूल 3, 4 and 6 ऑफ ऑर्डर 35 इज एन अपीलेबल ऑर्डर. कि अगर ये कौन सा था ऑर्डर? ये वाला फर्स्ट हियरिंग में उसको प्लेंटिफ को डिस्चार्ज करना, उसको कॉस्ट दिलाना, ये सारे ऑर्डर्स कैसे हैं? अपीलेबल ऑर्डर्स हैं. इनको याद रखिएगा आप लोग. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटर सूट. आपको मैंने नोट्स दे दिए. आई हैव गिवन नोट्स टू यू. मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर सूट, कंडीशंस फॉर फाइलिंग एन इंटरप्रेटर सूट, व्हेन इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, who can file, who cannot file, what are the norms regarding appeal. These 5 or 6 points are there. There are no as such case law involved in this. So this provision is very easy, very important for your prelims and very very important for your mains. तो प्लीज अब आप पढ़ करके समझ करके इसको याद कीजिए. थैंक यू. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.